नमस्कार, स्वागत है आपका जेके न्यूज प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में G20 समिट कामयाबी के साथ जारी है। G20 समिट के दूसरे दिन यानी आज कई आयोजन हुए, जिसमें G20 समूह की पर्यटन स्टेक होल्डर्स से बातचीत खास है, जिसमें फिल्म टूरिज्म और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया और साथ ही राजभवन में LG ने प्रतिनिधियों से मुलाकात भी की। इसके इतर पाकिस्तान इस आयोजन से नाखुश है। न सिर्फ नाखुश है बल्कि G20 समिट के आयोजन को डीरेल करने की भी कोशिश की गई और पाकिस्तान ने बाधा डालने की इस कोशिश के लिए 12 मई को ही कई मिशनों को पत्र लिखा था। पत्र में G20 को बाधित करने की बात कही थी, जिसके बाद सवाल यह कि इस तरह के पड़ोसी से आखिर कैसे निपटा जाए और इस तरह के बड़े आयोजन वैसे ही चुनौतीपूर्ण होते हैं और अगर चुनौतियां दुगनी हो या दोहरी हो तो उससे पार पाना कितना मुश्किल होता है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कई खास मेहमानों के साथ। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट भी हमारे साथ होंगे, उनसे हम पूछेंगे कि आखिर पाकिस्तान की इस कोशिशों की तरफ से जो इंडिया को सबूत मिले हैं उस पर उनकी राय क्या है और पाकिस्तान आखिर इस तरह की कोशिशें क्यों करता है। हिंदुस्तान अगर तरक्की की राह पर या कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन है तो इस तरह की कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से क्यों होती हैं और पाकिस्तान आखिर क्यों बौखलाहट का शिकार है कि कश्मीर में इस तरह का आयोजन हो रहा है। तो कई सवालों के साथ कई खास मेहमान होंगे, करेंगे इस पर चर्चा। तो G20 पर नापाक मंसूबा फ्लॉप हो चुका है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं जैसे कि हमने शुरुआत में आपको बताया कि 12 मई को ही पाकिस्तान की तरफ से अपने मिशनों को पत्र लिखा गया और उस पत्र में कहा गया कि G20 समिट को डिरेल करने, स्कटल करने की कोशिश की जाए। वहीं ना सिर्फ डिरेल करने की कोशिश की जाए बल्कि सोशल मीडिया का सहारा लेने की और हैशटैग का सहारा लेने की बात कही गई और जिसमें NRC साथ ही साथ अल्पसंख्यक मुस्लिम के हवाले से भी कई बातें कही गई ताकि G20 के आयोजन को कहीं ना कहीं डिरेल किया जाए। सवाल ये उठता है कि इस तरह की चुनौतीपूर्ण आयोजन में पाकिस्तान और पड़ोसी मुल्क अगर इस तरह का रखना डालने की कोशिश करता है तो कितनी बड़ी चुनौती बनकर वो सामने आता है। इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनका हम तारुफ करा दें। डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी साहिबा जो कि स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे बीच होंगे अब से कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर आपको इस वक्त नजर आ रही हैं और साथ ही साथ फॉर्मर DGP डॉक्टर SP वैद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुक्रिया दरख्शां साहिबा आपका भी और डॉक्टर SP वैद साहब आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए। डॉक्टर SP वैद साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। एक तरह का जो सफल आयोजन जारी है G20 समिट और इस समिट में जो बातें हो रही, स्टेक होल्डर्स के साथ जो बातचीत हो रही है, इसके इतर खबर ये मिली है कि 12 मई को ही इस तरह के आयोजन को, G20 आयोजन को डिरेल करने की कोशिश के तौर पर पाकिस्तान ने अपने मिशनों को पत्र लिखा और पत्र में कहा कि इस तरह के आयोजन को या G20 समिट को डिरेल करने की कोशिश की जाए। एक तो इस तरह का आयोजन पहले से ही चुनौतीपूर्ण होता है कि उसको आयोजित कराना और दूसरी तरफ अगर पड़ोसी मुल्क इस तरह का मंसूबा रखता हो तो चुनौतियां जो है दोहरी हो जाती है। डॉक्टर SP वैद साहब जी, आदाब आपको और आपके दर्शकों को। देखो, एक बड़ी फेमस कहावत है जी, सनम हम तो डूबे तुझे भी ले डूबेंगे। पाकिस्तान की वो हालत है। खुद पाकिस्तान जो कश्मीर 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 पिछले 75 सालों से कर रहा है उसकी वजह से डूब गया। आज वहां हर जो शायरी है पाकिस्तान का वो रोटी के लिए तरस रहा है, तो लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज आने वाले नहीं। आप देखिए जिस तरह से उन्होंने पूरी दुनिया की पाकिस्तान की एम्बेसीज को इस मिशन में लगा दिया कि इसको डीरेल किया जाए। आप देखिए किस तरह से उनके फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो इंडिया में आते हैं SCO की मीटिंग में, फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग में, और यहां आके ओपन थ्रेट देके जाते हैं कि हम एप्रोप्रिएट टाइम पे कार्रवाई करेंगे और भारत को उस वक्त पछताना पड़ेगा। मुझे लगता है डॉक्टर जयशंकर ने उनको सही लेवल किया कि वो एक टेररिस्ट के स्पोक्स पर्सन बन के आए हैं, क्योंकि वो एस्टैब्लिशमेंट की ब्रीफिंग लेके आए। तो इस तरह का अगर आपका नेबर हो तो आपकी चुनौती बढ़ी जाती है। वैसे ही देखिए G20
की मीटिंग एक बहुत अहम मीटिंग है भारत के लिए भी, और वो भी जब कश्मीर में हो रही, जहां पिछले 30 सालों से पाकिस्तान जैसा पड़ोसी और चाइना जैसा पड़ोसी टेररिज्म चला रहा हो। ये दोनों देश इसमें मिले हुए हैं। चाइना ने भी इसी तरह ये बोल के बाइकआउट किया कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। मैं उनके चाइना को ये बताना चाहता हूं कि अगर डिस्प्यूटेड टेरिटरी कोई है, वो अक्से चिन्ह है जिसको उन्होंने इलीगली कब्जा किया है। जो पीओके है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी, जहां वो पाकिस्तान से मिलके इतनी रोड बना रहे हैं, और जो उन्होंने गिलगित इसको तिब्बत को जो जबरदस्ती कब्जा किया, वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। ये चाइना को बताना चाहिए बहुत क्लियरली दुनिया को। और यहां तक हमारा सिक्योरिटी का इंतजाम है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट्स है। आप देखिए आज दूसरा दिन भी बिल्कुल ठीक ठाक गुजर गया, और कल कंक्लूजन है, और एक क्लियर मैसेज गया, और इसका फायदा हमारे लोगों को, कश्मीर के लोगों को और कश्मीर को मिलना चाहिए, ताकि ये दुनिया के टॉप मुल्क है, सबसे अहम मुल्क है, और बहुत सारे कंट्रीज ने एडवाइजरी, ट्रैवल एडवाइजरी निकाली है। मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार ने वो मैटर इस पे उठाया होगा, और किस तरह से कश्मीर का कल्चर, किस तरह यहाँ का आज पीसफुल माहौल, और किस तरह का यहाँ की क्यूजीन है खाने की, यहाँ का पूरा जो सिस्टम है, वो लोगों, इन सब देशों के जो डेलीगेट्स आए उनको दिखाया गया, और उनको बहुत पसंद आया। और मैं बधाई देना चाहता हूं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने श्रीनगर को इसके लिए चुना और एक कामयाब प्रयोजन किया, और उसका बहुत बहुत आभारी है जम्मू कश्मीर। जी, जावेद बेग साहब जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेलकम करते जावेद बेग साहब, आपके पास ही आना चाहेंगे इस सवाल के साथ, क्योंकि आयोजन यहां पर हो रहा है, पाकिस्तान परेशान है, और पाकिस्तान की परेशानी यह है कि उसने इस आयोजन को बाधित करने के लिए 12 मई को ही अपने एम्बेसीज को पत्र लिखा, मिशनों को पत्र लिखा, और कहा कि खलल डालने की कोशिश की जाए। इसके लिए सोशल मीडिया का सहारा और अन्य प्लेटफॉर्म का सहारा लेने की बात कही, ताकि हिंदुस्तान के इमेज को खराब किया जा सके और इस रखना डाला जा सके। इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, क्योंकि एसपी वैद साहब से बात हो गई, हमारे साथ डॉक्टर दरक्षा इंद्राबी साहिबा भी हैं। एसपी वैद साहब ने सीधे तौर पर यह कहा कि पाकिस्तान की हालत यह है कि अपने उसके अवाम बेहतर हालत में नहीं है, लेकिन वो हिंदुस्तान की फिक्र कर रहा है। मैं जानना चाहती हूं कि अगर इस तरह के कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से होती हैं, तो इन कोशिशों को एक आम शहरी किस तरह से इस खबरों को देखता है, और दूसरी तरफ चुनौतियां जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि इन्हें कैसे रोका जाए, इस थ्रेट को किस तरह से टैकल किया जाए। शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में मौका देने के लिए। सबसे पहले जम्मू कश्मीर का एक नागरिक होने के नाते मैं खुशामदीद करता हूं ग्रुप 20 को हमारे जम्मू कश्मीर में, और ये एक अच्छे कल आने की आमद है। इट्स गुड ओमन। और इस मुल्क का एक नागरिक होने के नाते मुझे बड़ा फख्र हो रहा है कि हमें G20 की प्रेसिडेंसी मिली, क्योंकि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। इसमें अब मुझे कोई शक व शुबा नहीं है। यह बात तय है, आइडिया ऑफ इंडिया एक रियलिटी पूरे दुनिया ने एक्सेप्ट की है, और उस रियलिटी को एक्सेप्ट करने की एक कड़ी आज G20 जो हमारे जम्मू कश्मीर में, बिलखुसूस वादी कश्मीर में हो रहा है। इससे पहले कश्मीर में एक जमाना था जब इंटरनेशनल लेवल के इवेंट होते थे। सुनने में आया है, मैंने अखबारों में किताबों में पढ़ा है, 83 में जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, कश्मीर में एक इंटरनेशनल लेवल का मैच हुआ था, और लोग आज के डेट में जो खुशी का इजहार कर रहे हैं, आप यकीन माने अगर इस G20 जो काफी कामयाब रहा, बहुत पीसफुल रहा, ये और कामयाब हो सकता था अगर इसमें पब्लिक की पार्टिसिपेशन को एनकरेज किया होता जी। ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है फेस्टिवल कश्मीरियों के लिए है। मैं कश्मीरियों के साथ जुड़ा हुआ हूं। इनकरेज करने की बात करें, किस तरह से आप ये बात कह रहे हैं और किस तरह से चाहते थे कि ऐसा होना चाहिए था जावेद बेग साहब? देखिए, ये एक फेस्टिवल, एक त्योहार से कम नहीं है। कश्मीरियों ने 83 में इससे पहले इंटरनेशनल लेवल का कोई बड़ा प्रोग्राम देखा था, और आज करीब करीब मुझे लगता है 40 साल हो गए। आज 40 साल के बाद एक नए सुबह की आगाज हुई, लेकिन इसमें पब्लिक की पार्टिसिपेशन को एनकरेज नहीं किया गया। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा ऑनरेबल पीएम साहब को
जो G20 की प्रेसिडेंसी को इस वक्त हेड कर रहे हैं, और हमारे ऑनरेबल एलजी साहब को भी, जिन्होंने, उनकी प्रशासन ने काफी स्मूथली कंडक्ट किया। लेकिन पब्लिक पार्टिसिपेशन अगर इसमें होती, क्योंकि इस बार मैं यकीन से कह रहा हूं, मेरे साथ किसी को, मुझे लगता है इस बात पे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, जम्मू कश्मीर की आवाम, आप देखिए श्रीनगर स्मार्ट सिटी में जो फेस लिफ्टिंग हुई, आप देखिए कैसे लोग वहां पर जाकर कश्मीरी रोप, जिसे हम ट्रेडिशनल कश्मीरी गाना कहते हैं, वहां पर गा रहे हैं, हमारे बच्चे वहां पर सेल्फीज ले रहे हैं। अगर कश्मीरी अवाम को मौका दिया होता इसमें पार्टिसिपेशन करने का, तो ये एक तवारीखी, ये ऑलरेडी एक तवारीखी इवेंट है, लेकिन ये मुझे लगता है बड़े सगीर का पहला इवेंट होता अगर इसमें पार्टिसिपेशन जो है पब्लिक की एनकरेज की होती। डॉक्टर दरख्शां इंदराबी साहिबा का रुख कर लेते। जावेद बेग साहब लौटेंगे, एक महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है, और दरख्शां इंदराबी साहिबा, जावेद बेग साहब का की बात आपने सुनी, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये तारीखी इवेंट है और इसे आयोजित कराना, इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक, ये मुबारकबाद के मुस्तहिक है इंतजामिया और केंद्र सरकार, लेकिन पब्लिक पार्टिसिपेंट्स को इंकरेज नहीं किया गया, पब्लिक पार्टिसिपेंट्स की तरफ तवज्जो नहीं दी गई। ये कहीं ना कहीं उन्हें इस बात को लेकर मायूसी भी है। सना जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें बेग साहब ने जो बताया अपनी जगह, ये इनको मालूम होगा कि क्या ये कह रहे हैं, लेकिन ये हमारे यहाँ पे 35 इयर्स के बाद एक उस हिस्ट्री का चैप्टर लिखने हम जा रहे हैं जो हमेशा के लिए गोल्डन एरा के तौर पे माना जाएगा, क्योंकि 30 साल में हमने जो परेशानियां देखी, अभी आज मैं पहली बार आपके साथ यहाँ पे रूबरू हो रही हूँ, जहलम के किनारे पे हूँ, और पीछे आप देख रहे होंगे आवाजें आ रहे हैं, लोग डांस कर रहे हैं पुल पे, हेरिटेज पुल पे, क्योंकि ये चीजें पहले नहीं होती थी और ये पॉसिबल नहीं था। आज जो 30 साल का जो ब्लैक एरा था हमारे जम्मू कश्मीर का और खासकर कश्मीर का, वो आज 3 सालों के बाद जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें वादा किया हुआ था कश्मीर के साथ कि जल्द ही वो वक्त आएगा जब यहाँ पे खुशहाली, पीस होगा, लेकिन अभी बहुत सारी कयास आराइयां लगाई जा रही थी कि इंटरनेशनल लेवल के लोग नहीं आ पा रहे हैं, हमारे खिलाफ नेगेटिव एडवाइजरियां हैं, बाकी चीजें हैं, लेकिन उस चीज का आज जो स्टैंप लगनी थी वो G20 से एक ऐसी स्टैंप लगी कि अब इसको कोई जुटला नहीं सकता है। जिन फॉरेन कंट्रीज ने हम पे नेगेटिव एडवाइजरी जारी करी हुई थी कि यहाँ पे अमन नहीं है, खुशहाली नहीं है, वहाँ हमारे टूरिस्ट नहीं जा सकते हैं, हमारे विजिटर्स नहीं आ सकते हैं। लेकिन जो जावेद बेग साहब ने सवाल उठाया है, उस सवाल पर आप क्या कुछ कहेंगी कि अगर पब्लिक पार्टिसिपेंट्स को इनकरेज किया जाता या फिर उन पर तवज्जो दी जाती तो ये और एक तारीखी कदम होता कश्मीर की हिस्ट्री में? दरख्शां साहिबा। नहीं, बिल्कुल। देखिए, अब ये है कि सारे, चाहे होटेलियरियन है, जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो वहां पे हैं, सबों से मिले, स्टूडेंट्स से मिले, आर्टिस्ट से मिले, होटेलियरियन से मिले, वो कौन सा डिफरेंट वॉक्स ऑफ जो लाइफ के हैं लोग, उनसे सबों से मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है किसी को रोका गया है, लेकिन अब ये तो जलसा नहीं है, पॉलिटिकल जलसा नहीं है कि सारे लोगों को लाया जाए और जलसे के तौर पे वहां पे बिठाया जाए, लेकिन जो हर एक कम्युनिटी के लोग हैं और सारे जहां पे यहाँ पे ट्रेड एसोसिएशंस हैं, होटेलियर एसोसिएशंस हैं, हाउस बोट ओनर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट इंटेलेक्चुअल लोग हैं, सबों से मिला जा रहा है और सबों को बुलाया जा रहा है। अच्छा, मानिए आप पॉलिटिशियंस हैं, डीडीसी मेंबर्स हैं, ये सारे लोग, इनको सबों को बुलाया गया और सबों के साथ मुलाकातें जारी हैं और सबों को
बड़े प्यार से सुना जाता है। और यहाँ जो इन सालों में जो हुआ भी है, राजनीतिक पार्टियों की बात है दरख्शान इंद्रावी साहिबा, चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन भी हैं और एक बड़े ओहदे पर भी फायज हैं जम्मू कश्मीर में, हम सबको मालूम है। आपने राजनीतिक दलों की मीटिंग के हवाले से कही, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कौन कौन से राजनीतिक दल हैं दूसरे भारतीय जनता पार्टी के अलावा जिन्होंने इन प्रतिनिधियों से मुलाकात की? अगर आपकी जानकारी में हो तो बताइएगा प्लीज। देखिए, राजनीतिक दलों के तरीके से यहाँ कोई नहीं मिला। यहाँ पे डीडीसी मेंबर्स आए थे, मेयर दोनों आए थे, और बाकी जो, क्योंकि ये आवाम की बात है, ये आम लोगों की बात है जो यहाँ पे 30 सालों से परेशान है, जिनको कभी बात करने का मौका नहीं दिया गया, उन लोगों को बुलाया गया है, उन लोगों को मौका दिया गया है जो बात अपनी रख रहे हैं, जिनसे प्रॉस्पेरिटी और जो हमें कल को टूरिज्म से लोग जो जुड़े हुए हैं उनको लाया गया, उनसे वो बात कर रहे हैं, ताकि तो सफलता को कहा जा सकता है। आयोजन जारी है, तीसरे दिन और आखिरी दिन की क्या कुछ मसरूफियात रहेंगी? दरख्शान इंद्रावी साहिबा से हम पूछेंगे क्योंकि उन्हें इस इवेंट का पूरा खाका मालूम होगा। इसके अलावा जब इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हो रहे होते हैं तो पड़ोसी की नजर बड़ी ही खराब होती है और वो नापाक नजर कही जा सकती है, जैसे कि पाकिस्तान की तरफ से थ्रेट जारी किया गया। उस थ्रेट पर भी आपसे राय लेंगे, छोटे से ब्रेक लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। पाकिस्तान से एक जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनका भी हमें इंतजार है, उनसे भी हम समझने की और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पाकिस्तान ऐसी कोशिशें बार बार क्यों करता है। पाकिस्तान की इस कोशिश पर कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लोग हंस रहे हैं, तो आखिर इस तरह की कोशिशें पाकिस्तान कब बंद करेगा? छोटा सा ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते। कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, पैनलिस्ट मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि G20 का अंतर्राष्ट्रीय इवेंट सफलतापूर्वक कामयाबी के साथ चल रहा है। तो वहीं पाकिस्तान के थ्रेट के हवाले से भी खबर आई कि पाकिस्तान इस आयोजन को कहीं ना कहीं सफल बनाना नहीं चाहता। इसके लिए 12 मई से ही कोशिशें उसने शुरू कर दी थी। और कामरान साकी साहब जो कि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनका काफी देर से इंतजार था। कामरान साकी साहब, सबसे पहले हिंदुस्तानी होने के नाते मेरा सवाल सीधे तौर पर यही है कि आखिर इस तरह का बड़ा इवेंट अगर श्रीनगर में हो रहा है तो इसमें पाकिस्तान को परेशानी क्या है? और सिर्फ परेशानी की बात नहीं, ये इस तरह के एम्बेसीज को पत्र लिखना जो हम लोगों को मिल पाया है उसमें सीधे तौर पर दिख रहा है कि आप इस कत्ल करिए इस तरह के आयोजन को, और कहीं ना कहीं खलल डालने की कोशिश भी पाकिस्तान की तरफ से की गई। आखिर पाकिस्तान ऐसा क्यों करता है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, अगर तो वो आप अपनी सरजमीन पे करवा रहे होते, दिल्ली में करवा रहे होते, तो बिलावल भुट्टो जैसे पहले आगरा में गए तो वहां पे वो मौजूद होते। मुतनाज़ा खित्ते के अंदर अगर आप कोई इवेंट रखते हैं और दुनिया को वहां पे बुलाते हैं तो फिर आपको यकीनन तुर्किया जैसा, चीन जैसा और पाकिस्तान जैसा जो है वो रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। ये वैसे ही है कि आप कहें कि जी हमारी बिल्ली बिल्ली है और ये हमारा कुत्ता कुत्ता है और आपका कुत्ता टॉमी है। हम देखें, हम अगर सी पैक में जो है मुजफ्फराबाद, गिलगित बल्किस्तान और इन इलाकों को शामिल करते हैं तो आपकी नजर के अंदर वो मुतनाज़ा हैं। हम तो उसे आजाद कश्मीर के नाम के तौर पर जानते हैं, पहचानते हैं और पुकारते हैं। उसकी एक अलग हैसियत हमने जो है वो कायम रखी है। आपने उसके ऊपर भी आपको एतराज रहता है कि यहाँ पे सीक पैक के मंसूबे क्यों हो रहे हैं, चाइना आपके बॉर्डर के करीब जो है वो डेवलपमेंट क्यों कर रहा है। तो ऐसे ही हम भी हक रखते हैं कि वो मुतनाज़ा इलाके जिसकी आपने खुसूसी हैसियत को न सिर्फ खत्म किया बल्कि यूएन की उन करारदादों को मानने से साफ आप मुनकर हैं या इनकार कर चुके हैं कि आप उन्हें नहीं मानते और वहां पे कश्मीरियों को हक नहीं देना चाहते कि वो खुद से फैसला करें कि वो भारत के साथ शामिल होना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं, अलग से रियासत बनाना चाहते हैं। तो ऐसे मुतनाज़ा इलाके क्या है कामरान साकी साहब? इस वक्त पाकिस्तान IMF लोन के लिए परेशान है, उसे लोन नहीं मिल पा रहा है। इस वक्त किस तरह से हालात बने हुए हैं? आपको लगता है कि क्या अभी भी कोई ऐसा होगा जो चाहता होगा कि पाकिस्तान के साथ उन्हें रहना है, या फिर भारत की जैसी सोच अभी भी कोई रखता होगा? ये तो गलत फहमी है। आप यूएन की करारदादों को अमल करवा दीजिए ना, हमारी गलत फहमी दूर हो जाए। दोनों तरफ इतना बड़ा बजट हम दफा पे लगा रहे हैं, वही दोनों तरफ भुखमरी भी है, सेहत की सूरत हाल भी आपके सामने है, चाइल्ड लेबर भी आपके सामने है, एजुकेशन का हाल भी आपके सामने है। तो हम उस पर डेवलपमेंट पे लगा लें, हम इस कंफ्यूजन को क्यों नहीं दूर कर लेते? ठीक है, तो कंफ्यूजन दूर करने के बाद दरख्शान इंद्रावी साहिबा, ये कामरान साकी साहब जो कि जर्नलिस्ट है पाकिस्तान को कह रहे हैं, और इस पर आपकी भी रद्द-ए-अमल में जानना चाहती थी कि जब इस तरह के थ्रेट होते हैं तो जाहिर सी बात है चुनौती वैसे ही इस बड़े इवेंट को कराने में होती है, और इस तरह का थ्रेट अगर पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है और इस तरह की बाधा डालने की कोशिश की जा रही है तो किस तरह की चुनौतियां होती हैं? और अभी जैसे कामरान साकी साहब ये कह रहे थे कि ये मुतनाज़ा जमीन है जिस पर हम एतराज जताएंगे, तो हमारा हक है।
बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान बजाते खुद हिंदुस्तान था। एतराज इनको नहीं होना चाहिए, एतराज हमें होना चाहिए भारतवासियों को। जब एक मुल्क के दो टुकड़े हुए थे तब हिंदुस्तान ही सारा कहलाता था, तो मुतनाज़ तो है ही नहीं। हाँ, तजाद हमेशा हमारे हमसाया मुल्क ने किया और हमें उनको तो जमीन से मतलब रहा है हमेशा। उनको कश्मीरियों से कभी मोहब्बत न थी, न है, न होगी, क्योंकि उन्होंने हमें हमेशा कब्रिस्तान यहाँ पे दिए हैं, तो जो सबों को पता है। और 30 सालों में अब हम अगर खुशी का यहाँ पे कहीं हमारे नौजवान पीढ़ी, क्योंकि 2 पीढ़ियां तो हमारी खत्म हो गई, उन्होंने कुछ नहीं देखा। अब अगर आज की नस्ल कुछ खुशियां देखना चाहती है, उसमें भी उनको तकलीफ हो रही है। एडवाइजरियां जारी कर रहे हैं, लेकिन उसका हिंदुस्तान के किसी और पार्ट को महिला नहीं बात कह रही। कामरान साकिब साहब, आपको बता दूं, दरख्शां अंद्राबी साहिबा खुद कश्मीर की बेटी हैं और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पाकिस्तान से जमीन की लालच और मोहब्बत रखता है, कश्मीरियों से मोहब्बत नहीं रखता। तो ये तो आपके पाकिस्तान के मुंह पर करारे तमाचा है। उनके नुमाइंदा इससे बड़ी बात और क्या मलिक साहब हैं, और वो हुर्रियत की आदत है जिसे आपने बंद रखा हुआ है। वहां पे आप कर्फ्यू की कंडीशन पैदा करके वहां पे G20 करवा के ये साबित नहीं कर सकते कि वो पुरअमन खित्ता है और लोग आपके साथ हैं। लोग आपके साथ होते तो वहां पे आपको चप्पे चप्पे के ऊपर इतनी फोर्सेस की लगाने की जरूरत ना होती। आप वही फोर्सेस अपने दुश्मन मुल्क जिसे आप समझते हैं पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे हमें नजर आती, या और जो दीगर आपकी जरूरियात हैं उन बॉर्डर्स पे वो नजर आती है। सरहदी इलाके में तो चौकसी सख्त की गई है कामरान साकिब साहब। जो है लोग जो हैं वो अगर इस तरह के इरादे पाकिस्तान के हों, डॉक्टर SP वैद साहब और कामरान साकिब साहब ये कह रहे हैं, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, उन्होंने कहा कि अगर ये लोगों को बंद करके ये इवेंट कराया जा रहा है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। मेरा सवाल ये है कि अगर इस तरह के इरादे पड़ोसी के हों तो अगर इस तरह की चौकसी ना बरती जाए तो फिर क्या किया जाए, डॉक्टर SP वैद साहब? ऐसा है, आपने कुछ दिन पहले ही देखा जापान में G7 की मीटिंग हुई। इवन जापान जैसे पीसफुल कंट्री में भी जब ऐसे इंटरनेशनल डेलीगेशंस आती हैं तो उनका सुरक्षा का इंतजाम बड़ी अच्छी तरीके से किया जाता है, कोई भी इसमें चांस नहीं ले सकता। और जिस भारत जिसके पाकिस्तान जैसे और चाइना जैसे डूबियस नेबर हों, जिनका सिर्फ यही है कि अपनी लाइन लंबी नहीं करनी है, दूसरे की लाइन काटनी है, उनको इसी में मजा आता है कि दूसरे को किस तरह से तकलीफ दी जाए, और उसी का नतीजा आज उनके अपने लोग सफर कर रहे हैं। तो ऐसे नेबर्स के साथ आप क्या कर लीजिएगा अगर इंतजाम नहीं करेंगे तो इंतजाम करना जरूरी है सिक्योरिटी के। जब इतने डेलीगेशन पूरे वर्ल्ड से आए हो तो उनका प्रॉपर सुरक्षा का बाद में होते हैं। कश्मीरी शहरी जावेद बेग साहब हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि लोगों को दुश्वारियां हो रही हैं, जिसको लेकर लोगों की तरफ से ही राय दी जा रही है कि वो दुश्वारियां झेल लेंगे, वक्ती दुश्वारियां हैं लेकिन वो उनके फायदे के लिए हो रहा है। जावेद बेग साहब, आप क्या जवाब देंगे इस पर? देखिए, सिक्योरिटी जैसे हमारे वेद साहब ने कहा, क्योंकि ये टॉप कॉप रहे हैं और JNK की सिक्योरिटी को इन्होंने खुद मैनेज किया है काफी साल जी। जम्मू कश्मीर की तरह मुल्क भर में हर जगह सिक्योरिटी चौकस रखी जाती है, क्योंकि पाकिस्तान का आप हाल देखिए 6 महीने से क्या हो रहा है। वहां के जब XPM सेफ नहीं है तो ये लोग हमें कौन सी नसीहत करेंगे? ये लोग हमें नहीं बोल सकते ना, क्योंकि इनके घर में इस वक्त ऐसे हालात है कि हमें कंसर्न है इनका। रही बात कश्मीर की, मैं इस टाइम कश्मीर से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं इस टाइम कामरान साहब से वक्त दूंगी मैं आपको, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही। आप साथ बोलेंगे ना तो आवाज नहीं है। आपकी अपनी मजबूरियां हैं, मुझे बात करने दीजिए ना। गिलगित-बल्तिस्तान में आप हालात देखिए, इनके मुल्क में मस्जिद में लोग डरते हैं जाने से, मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने जाते हैं और वहां से लाशें निकलती है। ये हमें नसीहत ना करे। कामरान साहब को नसीहत की जरूरत है, आप जानते हैं। आप आजाद मीडिया 5800 पुराना है, आप मैं आपको जावेद बेग साहब, एक सेकंड प्लीज।
कामरान साकी साहब, जावेद बेग भी कश्मीर के शहरी हैं, जम्मू कश्मीर के शहरी हैं। उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि पाकिस्तान तो वैसे ही जल रहा है गृह युद्ध में, आप दाखिली जंग में आप खुद मुब्तला हैं, तो आप नसीहत कश्मीरियों को क्या दे रहे हैं और कश्मीरियों के पक्ष लेकर क्यों कंसर्न जाहिर कर रहे हैं? आपकी कंसर्न की जरूरत नहीं है। एक सेकंड जावेद बेग साहब, इनका ऑडियो डाउन कर दीजिए। कामरान साकी साहब, जावेद बेग साहब एक सेकंड प्लीज, आपने बोल दिया। हाँ कामरान साकी साहब, देखिए हमारे दाखिली जंग किसी तरह से नहीं है। अगर कानून हरकत में आया है और वो चाहे वक्त का वजीर आजम ही है, तो आप देखिए कि इससे आइन का बोलबाला हो रहा है, कानून का बोलबाला हो रहा है। अगर इन्हें इतनी फिक्र इमरान खान की है तो इन्हें एक सूबे में वहां पे हुकूमत दे के देख लें, पानी का पानी और दूध का दूध जो है वो हो जाएगा। इन्हें अगर क्योंकि आप हमारे हमसाया हैं, हम आपकी तरह नहीं है, हम हमसायों के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, हम आपके लिए अच्छा सोचते हैं, क्योंकि आपके पाकिस्तान में लोग रोटी के लिए मर रहे हैं। के हकूक के लिए आवाज ना उठा सकें, हमारी ऐसी कोई मजबूरियां नहीं है कि हम बीजेपी से डर जाएं, हम वहां पे आरएसएस से डर जाएं और कश्मीरी होने लोगों के लिए आपका ये डर ही है कि आप कश्मीरियों के लिए आवाज उठाने से डर रहे हैं। आप बताइए तो वहां पे पाकिस्तानी आगे इस्तेमाल कर रहे हैं, कर रहे हैं, जो रद्द का सामना वहां पे आपको करना पड़ रहा है और कर्फ्यू नाफिज करके G20 करवानी पड़ रही है। वो क्या अगर पाकिस्तान इस तरह के थ्रेट देगा तो कर्फ्यू तो नाफिज करानी पड़ेगी ना कामरान साकी साहब। ये एक आम हिंदुस्तानी के जहन में सवाल आएगा कि अगर पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की कोशिशें और इस तरह के प्रोपेगेंडा को चलाने की कोशिश की जाएगी और ये सीधे तौर पर एम्बेसीज को कहा जाएगा कि खलल डालने की कोशिश की जाए या इस तरह की पॉलिसी बनाई जाए, तो फिर क्या किया जाएगा आप बताइए? तो फिर सिक्योरिटी नहीं की जाए क्या? पिछले 4 साल से कोई कर्फ्यू नहीं लगा, आतंकवाद को भी बढ़ावा दिया जाता है। 4 साल से एक दिन भी कर्फ्यू नहीं लगा यहाँ। इंडिया ने लॉबिंग की और बहुत सारे ममालिक को पाकिस्तान आने से रोका और खुद भी रुका। तब हमें क्या इसे दहशतगर्दी समझें कि इंडिया दहशतगर्द है? वर्ल्ड बैंक आ रहा है, आईसीसी चैंपियनशिप आ रही है, आपने वहां पे आने के, पाकिस्तान में आने के ना सिर्फ इनकार किया बल्कि लोगों को कहा, तो क्या हम आपको दहशतगर्द कहना शुरू कर दें? आप हमेशा लॉबिंग में पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो रही हैं। अगर एक बार दुनिया ने आपका मकरू चेहरा देख लिया है, चाइना भी ये समझता है कि आपने मुतनाज़ा इलाके के अंदर किया, तुर्किया भी समझता है, दीगर ममालिक भी समझते हैं, तो उसमें पाकिस्तान का क्या कसूर है? आप अपने आप को दुरुस्त करने की बजाय समझते हैं कि जहां पे आपके जख्म है, जहां पे आपके फिंसी है, उस तरफ कोई इशारा ना करे। आप इस चीज की इस्लाह क्यों नहीं कर लेते? आपने कहा ये गलतफहमी है तो गलतफहमी को दूर कर दीजिए। मैंने पहले भी कहा गलतफहमी को दूर करने की बात, छोटा सा कमेंट में चाहूंगी डॉक्टर एसपी वैद साहब, ये गलतफहमी का बार बार जिक्र कर रहे हैं कामरान साकी साहब, आपका की प्रतिक्रिया इस पर क्या रहेगी? गलतफहमियां इनको हैं, पाकिस्तान को हैं, ये जानते नहीं हैं कि ये जिस तरह नेगेटिव भारत के खिलाफ और कश्मीर के लोगों के खिलाफ करेंगे उसका इनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और भारत एक ग्लोबल पावर बनने वाला है, ऑलरेडी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और ये जगह जगह कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। इनको अपने लोगों का ध्यान करना चाहिए, कश्मीरियों का तो इनके दिल में कोई हमदर्दी है नहीं। देखा है तमाशा देखा है जी, तो अपने खुद पर, अपने मुल्क पर ध्यान देने का मशवरा दिया जा रहा है हिंदुस्तान से पाकिस्तान को कि दूसरे के मसाइल में ना टांग अड़ाएं, अपने मसलों को देखें और लोगों को मजबूर ना करें कि लोग इतने परेशान हो कि घर से बाहर निकले। और वहां की आवाम, हमने देखा था कि आटा इतनी महंगी हो गई, कई आवाम जो है सड़कों पर लगे रहे और फिर धूप की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि भगदड़ मच गई, भगदड़ मचने में कई लोगों की मौत भी हुई। इस तरह की खबरें भी पाकिस्तान से मौसूल हुई। तो सीधे तौर पर यही पाकिस्तान को मशवरा है पैनलिस्ट के जरिए कि वो अपने मसाइल पर ध्यान दें, हिंदुस्तान के मसलों में टांग ना अड़ाएं और जो सफलतापूर्वक इवेंट चल रहा है इस तरह के इवेंट अपने भी मुल्क में वो करा के दिखाएं। इस तरह का मशवरा, इस तरह की बातें पैनलिस्ट की तरफ से कहेगी। बहुत शुक्रिया कामरान साकी साहब, जावेद बेग साहब और दरख्शा इंद्राबी साहिबा, आप डल लेक पर ही मौजूद हैं। खूबसूरत तस्वीर भी आपके पीछे से दिख पा रही है। शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर एसपी वैद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ आज के इस डिबेट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार।
नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में।